अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है टैक्सेशन से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन, व्हाट इज एफपीआर, द मेन पर्पस ऑफ एफपीआर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलर एंड नॉन फाइलर, एंड फाइनली विल कंक्लूड इट बाय टैक्स रेट्स। Okay. So first thing which we have to discuss is public finance. Public finance क्या है? ये हमारे पास अगर हम देखें इसका जो हमारे पास कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो इसका कॉमन कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में होता क्या है? पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जो पब्लिक से ली जाती हैं, पब्लिक के को एज रिसोर्स यूज़ करके जो वहाँ से जनरेट किया जाता है सारा फाइनेंस, वो पब्लिक फाइनेंस की उस कैटेगरी के अंदर आता है। अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें क्या क्या पढ़ते हैं? हम ये देखते हैं कि उसको जो फाइनेंस है वो सारा कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। फिर इसके अंदर ये जो कलेक्शन है और उसकी यूटिलाइजेशन है, ये गवर्नमेंटल एंटिटीज़ करती हैं। गवर्नमेंटल एंटिटीज़ कैसे करती हैं कि वो देखती हैं कि हमने फ़ंड्स कैसे रेज़ करने हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, इसका सारा प्रोसेस क्या होगा। तो ये जितना भी सारा हमारे पास हर चीज़ इसके अंदर आती है वो पब्लिक फ़ाइनेंस की कैटेगरी में आती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि पब्लिक फाइनेंस एक ब्रांच है नॉलेज की विच इज़ कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। इसमें क्या है कि इनकम और एक्सपेंडिचर, पब्लिक अथॉरिटीज़ बेसिकली जो इनकम ले रही हैं और उसको आगे कैसे स्पेंड कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती हैं। और इसमें फिर एडजस्टमेंट भी की जाती है कि कहीं पे आपको अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपको इनकम इंक्रीज़ करनी है तो वो कैसे होगी, या आपको अगर आपके पास इनकम आप इतनी भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो फिर क्या प्रोसेस होगा। तो ये सारी इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर इसमें हमारे पास है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हमारे पास कि जो इसके अंदर सिर्फ सेंटर नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ एज स्टेट होल नहीं आएगी, इसमें लोकल बॉडीज़ भी इंक्लूड होंगी कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक किस तरह रेवेन्यू जनरेट होगा, सारा किस तरह उसको आगे उसका एक्सपेंडिचर होगा, हर एक चीज़ इसके अंदर ही आएगी। अब पब्लिक अथॉरिटीज़ ने बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस हो गई, इसी तरह डिफेंस में आपको काफ़ी सारा अमाउंट लगानी पड़ती है, फिर इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए। तो हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं से फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे पास पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती हैं कि वो रेवेन्यू जो आएगा वो कैसे आएगा और वो कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, किस जगह पे कितना रेवेन्यू देना है, ये सब इस चीज़ के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पब्लिक फाइनेंस की स्कोप है हमारे पास। स्कोप का मतलब क्या है हमारे पास कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती हैं, इसके हेड के अंदर आती है। ठीक है, तो वो हमारे पास सबसे पहले जैसे पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट्स हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इसमें जो पब्लिक रेवेन्यू है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी सब के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जैसे गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है कोई अमाउंट, डिफेंस को देती है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो एक्सपेंडिचर जो लगाया जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है। फिर हमारे पास आते हैं पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स क्या होते हैं? पब्लिक डेट्स हमारे पास वो होते हैं कि जब आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से एक्सीड हो जाए तो कहीं ना कहीं से डेट तो लिया जाता है, वो डेट भी अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर ही होता है, तो वो पब्लिक डेट कहलाता है। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें जो बजट है उसको पूरा प्रिपेयर करना, उसको पास करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाती हैं। फिर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ये है कि कैसे आपने पब्लिक रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को यूज़ करना है और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है। ये सारी चीज़ें भी पब्लिक फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक रेवेन्यू हमारा रह गया है, उसको हम देखते हैं तफसील से।
उसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि ये भी उसकी एक ब्रांच है, ये उसके हेड के अंदर ही आती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो भी आपके उस कंट्री के लोग होते हैं, उनकी इनकम से या उनके ऊपर बाकी और तरह से टैक्सेस लगा के जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब पब्लिक से जो चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है। इसमें इसके टैक्सेशन के जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स भी देखे जाते हैं, इसका इफ़ेक्ट भी देखा जाता है, हर चीज़ हमारे पास पब्लिक रेवेन्यू के अंदर आ जाती है। अगर हम देखें पब्लिक रेवेन्यू को, तो हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, इसके सोर्सेज को। पहला तो वो सोर्स है कि जो टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा वो सोर्स है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू क्या है कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकम के ऊपर, सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, या हमारे पास जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की कैटेगरीज, उन कैटेगरीज को देखते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज होता है। यहाँ हमारे पास पब्लिक रेवेन्यू की अगर हम देखें स्कोप, तो उसमें सोर्सेज, तो उसमें हमारे पास एक सेकंड सोर्स भी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारे पास बहुत कैटेगरीज आती हैं, जैसे फीस है, फाइन पेनल्टी है, ग्रांट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे होता है ये सब कुछ। फाइन्स में हमारे पास वही चीज़ें होती हैं कि जो आप अगर कोई एज पनिशमेंट या आपने कोई ब्रीच किया है, तो उसके बाद आपके ऊपर को फ़ाइन इम्पोज किया जाता है। फ़ी में हमारे पास पासपोर्ट फ़ी हो गई, नादरा आईडी कार्ड अगर आपने बनवाना है उसकी फ़ी हो गई, लाइसेंस फ़ी हो गई। वो जो चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सर्विसेज जो दे रही है, उनके ऊपर लगने वाली फ़ी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आती है। इसी तरह जो फाइन्स पे किए जाते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर कोई अमाउंट दी जाती है, डेट्स के ऊपर कोई आपका होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट्स जो है उसको अगर हम देखें, प्रॉफिट्स में हमारे पास पब्लिक इंटरप्राइजेज आती हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेज मतलब किस तरह हमारे पास कि जैसे रेलवे है या कोई स्टेट की अपनी ट्रांसपोर्ट है, कोई बैंक्स हैं, उनके अंदर जो पब्लिक अपनी दे रही है पैसे या किसी चीज़ के ऊपर कोई उसके ऊपर टैक्स कटिंग हो रही है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास प्राइसेस भी हैं। प्राइसेस यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्राइसेस क्या होता है? प्राइसेस वो रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट डिराइव करती है गुड्स या सर्विसेज दे के। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री लगाती है, ठीक है, उसके अंदर से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो अगर आगे दी जाती हैं, तो उनके ऊपर भी जो अमाउंट होगी वो सारी हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है, क्योंकि ये आपके ऊपर एज टैक्स इम्पोज नहीं की जाती हैं। ये आपके ऊपर एक होता है कि आप ये काम करें तो आपको इसके लिए इतने पैसे देने हैं, ठीक है, इसके ऊपर इतनी फ़ी है, इतना चार्ज है, या इसकी इतनी प्राइस है, तो ये आपको पे करनी ही करनी है। तो वो इसलिए टैक्स की कैटेगरी से ज़रा हट के चीज़ होती है। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेस में हमारे पास क्या है कि टैक्स से क्या होता है, रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता है, जो हम काफ़ी देर से अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसी तरह इससे जो आपकी रेगुलेशन हो ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें रेगुलेट होती हैं कि आपकी प्रोडक्शन कितनी है, उसकी कंजम्पशन कितनी है, हर एक चीज़ आपको क्लियर आइडिया हो जाता है। फिर इसी तरह डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ इससे इनकरेज होती हैं, उनके ऊपर जब हमारे पास ये टैक्सेस का सारा जो सिस्टम है, इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, आप उसके फर्दर रजिस्टर करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे बहुत कम टैक्स लगता है, ठीक है। तो इससे वो इंडस्ट्रीज़ भी इनकरेज होती हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, इनकम इनक्वालिटीज़ कम होती हैं, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप रेवेन्यू सारा खुद ही जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर इससे जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है। उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है? उनकी डेवलपमेंट ऐसे होती है कि क्योंकि इसमें हमने देखा कि लोकल बॉडीज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो वो बताते हैं कि हमारा ये एरिया है, इसके अंदर हमें वर्क करने के लिए इतने जो भी अलॉटमेंट है वो चाहिए है, तो वो टैक्सेस के थ्रू ही फर्दर उन्हें अलॉटमेंट होती है। फिर इसी तरह प्राइस स्टेबिलिटी रहती है, जब आपकी कंट्री की जो आपका रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, तो आपकी प्राइसेस भी स्टेबल रहती हैं। अदरवाइज़ फिर क्या होता है, प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, टैक्सेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और फिर वो अमाउंट पूरी की जाती है। उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंस देखें टैक्सेशन की, तो उसमें भी यही है कि इससे हमारे पास एक स्टेबल, एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए क्रिएट हो जाता है, जहाँ से गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर आगे उसको लगा सकती है। फिर इसी तरह इससे इसमें जो है एबिलिटी है कि ये सोशल और इकोनॉमिक एक्विटी को प्रमोट करता है। टैक्सेशन जो है वो हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। किस तरह? क्योंकि जो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन में है उसको थोड़ा रिड्यूस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। फिर इसी तरह टैक्सेशन इन पाकिस्तान ऑल्सो प्लेज अ क्रूशल रोल इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास है कि एफबीआर क्या है। अगर हम देखें कि एफबीआर क्या है, तो इसकी हम ये तो पता है कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये टैक्सेशन के सिस्टम को देखता है।
लेकिन इसकी थोड़ी-सी एक हिस्ट्री भी है। अगर हम वो देखें कि एफबीआर का इदारा बना कैसे था, तो ये हमारे पास इस तरह है कि सबसे पहले सीबीआर था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो बनाया गया था 1924 में। उस वक़्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 आया था और उसके थ्रू फर्दर इसको क्रिएट किया गया था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने भी इसी को सारा यही सिस्टम चलता रहा, 1960 तक चलता रहा। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी क्रिएट की गई। अब उस कमेटी का काम क्या था, उसने सारा जो भी हमारा सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके अंदर चेंजिंग्स लेकर आने के लिए वो डिफरेंट रिकमेंडेशंस दिया करते थे। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि एफपीआर आप जो एक इदारा बनाएं और उसको आप एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ अटैच डिपार्टमेंट के तौर पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। उनकी पॉलिसी को देखते हुए, उनकी रिकमेंडेशंस को देखते हुए एफबीआर को अटैच कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। अब फिर 1974 तक ये इसी तरह रहा। 1974 में फिर इसके अंदर फर्दर चेंजेस लेके आए गए। फर्दर चेंजेस क्या लेकर आए गए कि इनको कुछ पावर्स दे दी गई और इनके अंदर जो है वो चेयरमैन एफबीआर की एक पोस्ट भी ऐड कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि एफबीआर का स्टेटस जो है वो एज रेवेन्यू डिवीजन हमारे पास रिस्टोर हो गया, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1991 में। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1991 के ही हमारे पास कुछ सालों के बाद 1995 में वो जो रेवेन्यू डिवीजन था वो खुद ही एबॉलिश हो गया। जब वो एबॉलिश हो गया तो एफबीआर दोबारा से उसी वन 1991 वाली पोजीशन पे आ गया, जो उससे पहले उसकी पोजीशन थी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था कि कुछ पावर्स थी, तो वो वहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1998 तक उसी तरह चलता रहा सब। फिर रेवेन्यू डिवीजन दोबारा से उसको रिस्टोर कर दिया गया। जब उसको रिस्टोर किया गया तो कुछ ईयर्स के बाद 2007 के अंदर एफपीआर एक्ट आया, जिसके थ्रू फिर सीबीआर जो हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था उसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया गया और सारी पावर्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दी गई। अब हमारे पास एफबीआर का मेन पर्पस क्या है? एफबीआर का पर्पस यही है कि उन्होंने चेक करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, मॉनिटर करना होता है, रिकंसाइल करना होता है और प्रॉपरली इन्फोर्स करना होता है। जो भी आपका टैक्सेशन का सिस्टम है, जो प्रोविजंस हैं, वो सारी उन्होंने इन्फोर्स करनी होती हैं। फिर अगर हम देखें कि एफबीआर में टैक्सेशन सिस्टम है तो टैक्सेशन सिस्टम के अंडर कैसे क्लासिफिकेशन होती है। कुछ हमारे पास फाइलर्स होते हैं, नॉन फाइलर्स होते हैं। तो फाइलर्स क्या होते हैं, नॉन फाइलर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब भी टैक्स इम्पोज होता है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के ऊपर रेट्स आ रहे होते हैं कि फाइलर के ऊपर इतना टैक्स है, नॉन फाइलर के ऊपर इतना टैक्स है। तो ये होते क्या हैं, अब हमें ये देखना है। तो फाइलर्स हमारे पास वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो आईआरएस में होती है उसके ऊपर उनकी सारी आ रही होती है कि अगर हम उनको चेक करें तो वहाँ पे उनकी डिटेल आ रही होती है कि एक्टिव टैक्स पेयर हैं। जो टैक्स पेयर हर साल अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते हैं एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल आईआरएस के थ्रू, तो वो सारे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं और वो हमारे पास टैक्स फाइलर्स होते हैं। अब उनके एडवांटेजेस क्या हैं अगर वो फाइलर बनते हैं कोई भी पर्सन, तो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई प्राइस बॉन्ड विन करते हैं या कोई व्हीकल्स परचेज करते हैं, डिविडेंड्स हैं, सेल्स ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, बैंक के कोई प्रॉफिट्स हैं, तो उन सब के ऊपर उनके ऊपर क्या होता है, लोअर टैक्स होता है। फाइलर के ऊपर कम होता है और नॉन फाइलर के ऊपर उनका इंक्रीज्ड होता है, डबल होता है उससे। तो एक्टिव टैक्स पेयर जो रहता है, मतलब एक साल आप अगर फाइलर हैं तो आप नेक्स्ट ईयर भी रहते हैं, उससे नेक्स्ट भी रहते हैं, मतलब आप एक्टिव ही रहते हैं। तो हर ईयर आपको यही बेनिफिट्स होते हैं, चाहे आप उसी ईयर एक्टिव होते हैं या फिर आप अपनी रिटर्न सबमिट करवाते रहते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न एक ईयर भी सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका स्टेटस दोबारा से एक्टिव से ख़त्म हो जाएगा, फिर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होंगे, फिर आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास यही होता है कि आपके ऊपर लो टैक्स रेट्स होते हैं। जैसे अगर आप जो डिडक्शंस होती हैं बैंक में जब आप कैश विड्रॉ करवाते हैं वो कम होती हैं। इसी तरह अगर आप अपनी कोई मोटर व्हीकल्स हैं उनको रजिस्टर करवाते हैं, उनको फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी कम टैक्स आपके ऊपर अप्लाई होता है। कोई प्रॉपर्टी सेल और परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी कम टैक्स अप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें दूसरी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो आप अपना वो जो टैक्स आपने पे किया है, अगर आपकी वो इनकम से ज़्यादा आ रहा है या जितना आपके ऊपर टैक्स लगता है वो उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको क्लेम बैक भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइलर कौन होते हैं। नॉन फाइलर हमारे पास वो टैक्स पेयर होता है कि जो ना तो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होता है और ना ही उसके पास कोई एनटीएन नंबर होता है। एनटीएन बेसिकली हमारे पास नेशनल टैक्स नंबर होता है। जब आप या कोई भी पर्सन खुद को रजिस्टर करवाता है एफबीआर के अंदर तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक उसको टैक्स नंबर दिया जाता है। फिर इसी तरह हमारे पास है कि
या तो वो पर्सन रजिस्टर्ड है लेकिन उसने फर्दर अपनी कोई रिटर्न सबमिट नहीं करवाई, तो वो भी नॉन फाइलर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नॉन फाइलर होने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास यही हैं कि आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको हायर टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर कोई चीज़ बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपको उसके ऊपर हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके विद होल्डिंग टैक्सेस, प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो सब बहुत हाई होंगे। तो मतलब इसमें ये है कि आपको हर जगह पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें फाइलर और नॉन फाइलर का, तो हमारे पास यही है कि फाइलर वो होता है कि जो इनकम टैक्स में अपने आप को जिसने रजिस्टर किया होता है वो अपनी एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाता है, वो फाइलर होता है। नॉन फाइलर हमारे पास दो तरह के कैटेगरीज हैं इसके अंदर। एक तो वो जो ना रजिस्टर्ड है, ना उनके पास कोई NTN नंबर है। दूसरे हमारे पास वो हैं कि जो रजिस्टर्ड हैं, उनके पास NTN नंबर भी है लेकिन वो अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाते, तो वो भी नॉन फाइलर ही होते हैं। फिर अगर हम इनके बेनिफिट्स और जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं वो देखें, तो फाइलर के पास बहुत एडवांटेजेस हैं कि उनके ऊपर टैक्स हाफ अप्लाई होता है एज़ कम्पेरेटिवली। अगर हम देखें नॉन फाइलर्स के ऊपर तो उन पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज होता है। इसी तरह फाइलर्स अपना वो दिया हुआ टैक्स क्लेम बैक भी कर सकते हैं, अपनी इनकम के साथ उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और नॉन फाइलर्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इनके काफ़ी से डिफरेंसेस मौजूद हैं। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टैक्स रेट्स का, क्योंकि जब भी हम फाइलर नॉन फाइलर की बात करते हैं तो हमारे पास यही होता है, टैक्स रेट्स का डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि टैक्स रेट एक रेशो होती है, जो इसको हम ज़्यादातर परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं। ये किसी भी बिजनेस, किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स के तौर पे किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा परसेंटेज की फॉर्म में बताया जाता है। पाकिस्तान में हमारे पास स्टैट्यूटरी टैक्स रेट्स हैं, मतलब जैसे हमारे पास गवर्नमेंट लगाती है, बताती है कि ये टैक्स रेट्स होंगे, तो वही टैक्स रेट्स इम्पोज किए जाते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम इनकम टैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने टैक्स रेट की एग्जांपल भी इनकम टैक्स की ली है। कि अगर एक बंदे की इनकम है हमारे पास 6 लाख, ठीक है, 6 लाख तक है, उससे कम है, बस उस तक होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि टैक्स रेट ज़ीरो होगा। अगर उससे एक्सीड होता है तो टैक्स रेट भी इसी तरह इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसका हम एक सैंपल देखते हैं कि हमारे पास अगर एक बंदा है जिसकी टैक्सेबल इनकम 9 लाख आ रही है, ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि इसके ऊपर कितना टैक्स इम्पोज होगा। अगर हम जाके स्लैब्स जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें देखें, तो सबसे पहला स्लैब कहता है कि टैक्सेबल इनकम जो 6 लाख तक है उसके ऊपर 0% टैक्स होगा। पर उस बंदे की तो हमारे पास इनकम 9 लाख है, तो फिर क्या होगा, हम सेकंड स्लैब जाके देखेंगे। सेकंड स्लैब में क्या है कि टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 6 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, तो 9 लाख इसके बिटवीन आ रहा है हमारे पास, तो वहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 2.5% होगा उस अमाउंट की जो 6 लाख से एक्सीड करिए। वर्ड्स पे फोकस करें, जो 6 लाख से अमाउंट एक्सीड करी है, इट मीन्स कि अगर आपकी इनकम 9 लाख है तो उसमें से 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, उससे ज़्यादा जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 2.5% लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, हम इसको लिखेंगे, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला टैक्स ऑन 6 लाख ज़ीरो, और जो टैक्स एक्सीड कर रहा होगा 6 लाख से वो कितना होगा, मतलब जो इनकम आपकी एक्सीड कर रही होगी 6 लाख से उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, वो हमारे पास है 2.5%। तो अब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें 9 लाख में से 6 लाख को माइनस करना होगा और देखना होगा कि कितनी अमाउंट बचती है जिस पे 2.5% टैक्स लगेगा। तो वो हमारे पास बचती है 3 लाख। 3 लाख के ऊपर अगर हम 2.5% टैक्स लगाएं तो हमारे पास जो टैक्स आता है वो है 7,500। तो इसका मतलब कि एक बंदा जिसकी इनकम 9 लाख है और वो टैक्सेबल इनकम है, तो उसके ऊपर 7,500 टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स। पर ये स्लैब्स चेंज भी होते रहते हैं हर दफ़ा जब आपका पेश किया जाता है कि बजट पेश किया जाता है, उसके अंदर सारे टैक्स लगाए जाते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ आती है कि किस चीज़ के ऊपर कितना टैक्स होगा, तो ये स्लैब्स चेंज भी होते रहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग वो पूछ सकते हैं।